हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। कहां तक हम लोग किए थे पिछले क्लास में? हमको लगता है ज्योग्राफी आप लोग का कंप्लीट होने वाला है क्या? आज से कल तक में कंप्लीट हो जाएगा। आज कल से तब पॉलिटी स्टार्ट होगा। हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा। क्लास 7 का ज्योग्राफी वो दोस्त अगर बना होगा तो स्टार्ट होगा। जैसे आपके हिसाब से तो चल ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो सबकी फरमाइशें अलग अलग है। आप अपने टाइम के हिसाब से देख लो, जब जो पेपर लगेगा तब वो पेपर आप कर लो, ठीक ना? ना हमरा क्या पूछना है, ऐसा बात करता है। उस सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो क्या पूछेंगे बताओ? पता है, सबसे पूछ लीजिए। अगला कहीं अब किसी का दोस्त साइंस है, वो तो कहता है डेली 2 घंटा साइंस से चलने दीजिए, 2.5 घंटा सर। अब केकरो है हिस्ट्री 11th-12th में, वो कहता सर हिस्ट्री कहिया होगा, 2-2.5 घंटा डेली उछलने दीजिए। तो ये नहीं होगा दोस्त, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है उसके हिसाब से आप अपनी क्लास करेंगे, ठीक है? और जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो ना हो, 40 नंबर तो तुम्हारा फिक्स है ना। हिस्ट्री सबको पढ़ना है, ज्योग्राफी सबको पढ़ना है। समस्या क्या है जानते हो? तुम दोस्त कम पढ़ना चाहते हो, इसलिए तुम चाहते हो कि हम ये तोरा अगर बस चले तो तुम 6 गो एग्जाम हुआ है, जे चैप्टर से पूछा है ओकरे ओकरे से पढ़ के बाकी को छोड़िए देगा। तोरा लगता है फालतू पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का है पढ़ा रहा है, पूछा है? अरे पगला, सब एग्जाम में सब अगला एग्जाम में क्या पूछेगा? ये परीक्षा है, दूसरों की इच्छा से क्वेश्चन आता है, हमारी आपकी इच्छा से क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए आप अच्छा बताओ, 40 नंबर तो कॉमन सबका ना है, तो तुमको तो बोलना ही नहीं चाहिए कौन पेपर स्टार्ट हो रहा है, तुमको सब पढ़ना है। एक आदमी कोई बोल लो, हम बताते हैं। इसके बाद पॉलिटी लगेगा, फिर पॉलिटी के बाद अगर हिस्ट्री सही तरीके से हमको सेटिस्फेक्शन के अनुसार, मेरे सेटिस्फेक्शन के अनुसार तैयार हुआ तो हिस्ट्री लगेगा, नहीं तो फिर क्लास 7 का ज्योग्राफी लग जाएगा, ठीक है? ऐसे ही चलेगा। बाकी साइंस अभी क्लास 6 चल रहा है, इसके बाद क्लास 7, फिर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 चलेगा। शुरू करें? आ जाओ इधर। कितना नंबर तक हुआ था? 176 हो गया था। हम चलते हैं 177। 77 क्या कहता है? अलग अलग। और अभी जो आ रहा है क्लास 7 का साइंस जो आएगा, वो थोड़ा सा हम चेंज किए। और चेंज क्या किए हैं? एक तो सब वर्ड का इंग्लिश रहेगा, एक बात। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी, आप एससीईआरटी पढ़िए रहे हो, तो हम उसमें एनसीईआरटी भी घुसा दे रहे हैं, ताकि तुमको अलग से उन्हें पढ़ना पड़े। जहां जहां हमको लगता है जरूरत है और ये एनसीईआरटी में है और एससीईआरटी में नहीं है, तो इस बार हम दोनों का कॉम्बो लेके चल रहे हैं क्लास 7 से, ठीक ना? ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अभी जो ज्यादा नहीं है, 60-70 को लाइन एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा घुसा के पढ़ा देंगे, हमको 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा। आ जाओ इधर। अलग अलग जीवों में किस प्रक्रिया द्वारा संतान की संख्या निश्चित होती है? क्या होगा बता? सजीव प्रजनन की निर्जीव प्रजनन? हमको ही बताओ, अगर आपको किसी की भी उत्पत्ति को सुनिश्चित करना है या संख्या को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रजनन। थोड़ा पानी भेजना प्रिंस, प्रिंस थोड़ा पानी भेजो। क्या जरूरी है? प्रजनन। अब प्रजनन में भी कैसा प्रजनन? सजीव प्रजनन। तो कहते हैं अलग अलग जीवों के किस प्रक्रिया में संतान की संख्या निश्चित होती है? सजीव प्रजनन द्वारा। अगला, हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? क्या कार्य है बताइए? श्वास बोले तो श्वसन ना हो। श्वसन के बारे में अगर हम बात करें तो श्वसन को हम बताए थे आपको, ये मंद दहन है। क्या है ये? श्वसन मंद दहन है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। और जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो कैसे होता है? C6H12O6 जो है ये टूट जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में।
CO2 प्लस H2O प्लस किसमें? ऊर्जा में। श्वसन कैसा दहन है? मंद दहन। बताओ तो हमारे शरीर में श्वसन के लिए कौन जिम्मेवार है? WBC की, RBC की हीमोग्लोबिन। छोटा श्वसन के लिए जिम्मेवार है हीमोग्लोबिन। कौन जिम्मेवार है? हीमोग्लोबिन। WBC RBC में कहेगा तो कौन? RBC। RBC ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है। ऑक्सीजन का वहन करता। देखो ये क्वेश्चन भी BPSC TRE का क्वेश्चन है। है ही क्वेश्चन भी BPSC TRE का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 8 का क्वेश्चन है ये। श्वसन कैसा दहन है? मंद दहन। ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब बताओ दहन है मतलब ऊष्मा क्षेपी होगा कि ऊष्मा से शोषी? अरे बोलिए, ऊष्मा देगा कि लेगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दहन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी। और श्वसन कैसी अभिक्रिया है? मंद दहन। अच्छा बताओ, श्वसन में ऑक्सीजन जुटता है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अवकरण अभिक्रिया? अरे ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। हो गया? 2 क्वेश्चन यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। श्वसन से कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और WBC RBC में कौन? RBC। और कहेगा ऊर्जा उत्पन्न होता है किससे? श्वसन से। कैसे? ग्लूकोज टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस किसमें? ऊर्जा में। और ये ऊष्मा क्षेपी है कि शोषी है? दहन होगा तो जलेगा, जलेगा तो ऊष्मा देगा कि लेगा? देगा। लिख लिए? तो बताओ हमारे शरीर में श्वास का कार्य क्या है? क्या प्रदान करना? ऊर्जा प्रदान करना। यहीं से ही क्वेश्चन जो है BPSC TRE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम आपको दिखा भी देंगे। हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन दोस्त ईमानदारी से बताओ, इस टाइप के लाइंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये डायरेक्ट लाइन तुमको SCRT में मिलेगा और यही डायरेक्ट लाइन उठा के पेस्ट मार दिया है। बताओ किस प्रक्रिया की गति जीवों में पाई जाती है? श्वास लेना गति है कि नहीं है? उत्पत्ति में गति है कि नहीं है? विकास में गति है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, स्पर्म और ओवैम में कौन गतिशील है? ये गतिशील है। और इसका कौन सा भाग गतिशीलता के लिए जिम्मेवार है? गतिशीलता के लिए कौन सा भाग जिम्मेवार है? पूंछ। अगर ये स्पर्म है तो इसका ये वाला जो भाग है पूंछ जिसको आप कहते हैं, यही गतिशीलता के लिए क्या है? जिम्मेवार है। स्पर्म ओवैम में जाता है कि ओवैम स्पर्म में आता है? स्पर्म को ओवैम में जाने के लिए गतिशील होना पड़ेगा। NCERT का क्वेश्चन है, लिख लो। स्पर्म में गतिशीलता होती है उसके पूंछ के कारण, टेल के कारण। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेल। स्पर्म में गतिशीलता होती है उसमें उपस्थित पूंछ के कारण। उसमें उपस्थित किसके कारण? पूंछ के कारण। कहते हैं अगला 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 अगला। बताओ सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? अस्थिरता। लेकिन इसका सबसे बड़ा लक्षण जो है वो है, इसको काट दो, ये तुमको बहुत कम पूछता है, इसको लिखो प्रजनन। सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? अच्छा नहीं है पूछ रहा है ना, रुक जा, तब ठीक है। सजीवों का मुख्य लक्षण है स्थिरता। लेकिन अगर कहेगा मुख्य लक्षण नहीं है तो क्या होगा? अस्थिरता। बताओ कोई भी सजीव अस्थिर रहता है? रहता है। लेकिन दोस्त मेरे अगर कहेगा मुख्य लक्षण है, तब सजीवों का मुख्य लक्षण पूछेगा, का मुख्य लक्षण, तो मुख्य लक्षण कौन है? क्या है? प्रजनन। अब बताओ इसकी संख्या बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है?
प्रजनन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहते हैं सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है अस्थिरता, सजीव कभी भी अस्थिर नहीं रहते, लेकिन सजीवों का मुख्य लक्षण है क्या? प्रजनन। और सजीवों की संख्या बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन। क्या जरूरी है? अगला अगला अगला, द नेक्स्ट वन इज 180 के बाद हम लोग चलते हैं 181 पे। किस पे चलते हैं दोस्त मेरे? 181 पे। 181 क्या कहता है? देखो, ये कहता है मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है। बताओ, मछली की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन इसका आता है कि आप समुद्री मछली को लेके चले जाओ कहां? नदी वाले पानी में, वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। नदी वाले को समुद्र में लेके आ जाओ, मर जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है दोस्त, एक सबसे पहली बात तो तुमको ये पूछेगा कि अगर ये नदी है और ये समुद्र है, ये क्या है दोस्त मेरे? नदी है। और ये क्या है? समुद्र जल का घनत्व ज्यादा कि कम? ज्यादा ना। घनत्व ज्यादा मतलब कौन सटे सटे की कौन हटे हटे? कौन सटे सटे। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो इसके कौन सटे सटे ना। बोलो। अब दोस्त मेरे, अगर ये नाव यहां है, ये नाव यहां है, तुमको कहेगा बताओ ये नाव जो है चल जाएगा कहां? ये नदी से चला गया कहां? समुद्र में। अब आपको कहेगा इससे इसमें जाएगा तो क्या होगा, इससे इसमें जाएगा तो क्या होगा? तो दोनों का ऑर्डर में, बैठो देखो कहीं सीट मिलता है तो। अरे उधर किसको बैठने दे। ए कहीं हंस रहा है? अजीब हाल है, हर बातें पे तुम लोग को हंसी आता है यार। इधर आ जाओ, पढ़ाने का फ्लो गड़बड़ा जाता है। इधर आए, देखो कैसे देख रहा है, उठ के देख लो, पगला है। अगर इधर देखो, अगर आपको कहेगा नदी से, ध्यान दीजिएगा आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, नदी से अगर समुद्र में जाएंगे, आप एक बात बताइए, आप बड़े जगह पे जाइएगा तो ऊपर उठिएगा कि नीचे जाइएगा? पक्का? तो समुद्र बड़ा कि नदी बड़ा? अगर आपको कहे नदी से यानी छोटे जगह से बड़े जगह पर आएंगे तो नाव ऊपर उठ करते रहेगा। आप यहां से पाकिस्तान चल जाइएगा तो नीचे जाइएगा कि ऊपर? नीचे। यहां से अमेरिका चल जाइएगा, ऊपर बड़े जगह पे जाइएगा तो आप ऊपर उठिएगा, और छोटे जगह पे जाइएगा तो नीचे। अच्छा बताओ, तैरना कब आसान होगा, ऊपर उठ के कि नीचे? ऊपर उठ के। तो तैरना कहां आसान होगा, समुद्र में कि नदी में? कहां? तो समुद्र में आप ऊपर उठ के तैरिएगा, ये बड़ा जगह है इसमें ऊपर उठता है आदमी, और ये छोटा जगह है इसमें नीचे धंसता है आदमी। याद रहेगा? आपको कहेगा नदी से नाव को समुद्र में ले गए, बताओ क्या होगा? ऊपर उठकर तैरेगा और तैरना आसान होगा, क्योंकि वो बड़ा जगह है, बड़ा जगह पर जाने पर हम लोग ऊपर उठते हैं। बोलिए। समुद्र से नदी में आएगा, नीचे होके तैरेगा। नीचे होके तैरेगा क्यों? क्योंकि वो छोटा जगह है, और नीचे होके तैरेगा तो तैरने में दिक्कत होगा कि आराम से तैरेगा? दिक्कत होगा। अब दोस्त मेरे, तो इसको लिखने का जरूरत है। समुद्र क्यों होगा ऊपर उठ के तैरेगा? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो अधिक है। बोले वे नहीं करें। अगर हम यूं कहें कि नदी से नाव को ले गए समुद्र में, तो ऊपर उठ के तैरेगा कि नीचे? ऊपर उठेगा। और अगर समुद्र से नदी में लेकर जाते हैं नाव को, नीचे होकर तैरेगा, नीचे होकर तैरेगा, ऊपर उठकर तैरेगा, ऊपर उठकर तैरेगा। जल्दी से लिख लो इसको। और ये किसके कारण होगा? घनत्व के कारण। हम बोले थे जितना तैरने डूबने वाला मामला है वो किसके कारण? घनत्व के कारण। जिसका घनत्व कम वो तैरेगा कि डूबेगा? अरे कितना बार रटवाए थे, घनत्व कम मतलब तैरेगा, घनत्व कम मतलब तैरेगा, घनत्व कम मतलब तैरेगा, और घनत्व ज्यादा मतलब डूबेगा। घनत्व कम मतलब तैरेगा, घनत्व ज्यादा मतलब डूबेगा। तू अपना देखो, हमारा उल्टा नहीं होता है। नहाता है नहीं 3-3 दिन, उल्टा सीधा करता।
नहा गया एकदम लाइफ बॉय साबुन लगा के एकदम फ्रेश, तब तो और उल्टा नहीं होगा। घनत्व तो कम होगा तो तैरेगा, और घनत्व तो ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। ये उल्टा है, अभी आके थोड़ा उल्टा देंगे हम। हो गया। बताओ अब देखो, होता क्या है कि अगर मछली जल में अपने हम बोले थे मछली जोर जोर से सांस लेती है तुरंत तुरंत, क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब पौधों को जंतु की अपेक्षा कम भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी बाह्य कोशिका मृत होती है। अरे बताए थे, भूल गया। पौधों में बाह्य कोशिका जो होता है, बाहर की छालें मृत होती है, इसलिए जंतु की अपेक्षा उसे कम भोजन चाहिए कि ज्यादा? कम भोजन चाहिए। और जल में जंतु तेजी से सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बीच में मूर्ति भसाने जाओगे दिक्कत होगा, इसलिए एकदम ध्यान दो। नदी से समुद्र में जाओगे क्या होगा? ऊपर उठेगा। समुद्र से नदी में जाओगे नीचे तैरेगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर अगर कोई मछली है, ये मछली है, क्या हुआ? मछली नहीं लग रहा है क्या? भावनाओं को समझिए। देखो दोस्त, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हम इसमें कुकर्म किए हुए हैं तो हमारा फल मिल रहा है। अब चूंकि हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो ड्राइंग हम नहीं करते थे। ड्राइंग क्या कर, नहीं नहीं, जो एगो टॉपर था, एगो मैडम थी, ओकरा सेटिंग था मेरा। सेटिंग मतलब वो बिहारे की थी वो। तो वो क्या करते थे, वो जो टॉपर था वो भर 6 महीना तक वो ड्राइंग बनाता था। हम लास्ट में ओकर नाम हटा के अपन नाम जोड़ के सबमिट करते थे अपना काम। हमको ये काम बहुत खराब लगता था। ये काम चला समझो, सुबह से लेकर शाम तक देख लो, चित्र पहले से तुम्हारे पास उपलब्ध रहेगा, ओकरा देख के एकरा में वही काम करना है, देख देख के। हमको लगता है सबसे फालतू काम यही है। जब है तो फिर से काहे करना है? इसलिए हम ये काम कभी करते नहीं थे। इसलिए देखो, बिलाई की जगह बत्तख, बत्तख की जगह बिलाई बनता है। अब होता क्या है, ये नदी में है, तो नदी में जो होता है, इसके पानी का घनत्व तो होता है कम। घनत्व तो क्या होता है? कम। आज जैसे ही इसको समुद्र में आप लेकर जाइएगा, तो समुद्र में यही मछली है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसका घनत्व होता है ज्यादा। चलो, पढ़ना है कि नौकरी लेना है? पढ़ के नौकरी लेना है, छोटी छोटी बातें अच्छे से पढ़नी होगी, तभी ना होगा। ध्यान से समझिएगा, इसका घनत्व होता है, घनिया देते हैं, घनिया देना। हम देखो, इससे ज्यादा घनत्व है कि कम घनत्व है? और जितना घनत्व इसका इसमें होता है, उतना ही घनत्व इसमें होगा। जैसा घनत्व इसमें, वैसा ही घनत्व इसमें, है ना? इसमें घनत्व कम, लेकिन इसमें घनत्व, हम बोले थे घनत्व ज्यादा का मतलब घनियाल। घनत्व ज्यादा मतलब घनियाल, मतलब कौन सटे सटे। दो इधर, घनत्व ज्यादा मतलब घनियाल, मतलब कौन सटे सटे की कौन हटे हटे, सटे सटे। घनत्व कम, कौन हटे हटे। बोलो। अब ये मछली यहां से आ गई इधर, इसमें नदी में, तो नदी में आएगी तो इसके अंदर का घनत्व तो ज्यादा है। सेम मछली को लाए हैं इधर, पानी ना लाए हैं, मछली लाए हैं, तो मछली के अंदर का घनत्व तो ज्यादा था, तो यहां ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब बाहर का घनत्व तो कम है, तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में इसके कणों का प्रवाह होने लगेगा। यहां तो पहले बराबर था तो ठीक था, यहां बराबर है तब भी ठीक है, लेकिन ये मछली को जब आप यहां लाइएगा तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में इसके कणों का प्रवाह होने लगेगा। मछली धीरे धीरे दुबला के मर जाएगी, क्योंकि इसके कण का क्या होगा? प्रवाह होगा। नहीं समझे होंगे? बोलिए ना। हो
उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में इसके कणों का धीरे धीरे क्या होगा, प्रवाह होगा, जिसके कारण धीरे धीरे मछली मर जाएगी। इसको कहते हैं जब अधिक कण होता है इसको सांद्र कहते हैं, और जब कण होता है कम तो इसको कहते हैं तनु। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में अणुओं का प्रवाह होगा, जिसके कारण मछलियां मर जाए। इसलिए कभी भी नदी की मछली को समुद्र में या समुद्र की मछली को नदी में नहीं ले जाना चाहिए। यहां इस मछली को यहां लेके जाइएगा तो ई सांद्रता ज्यादा, तो ई दाब के प्रेशर के कारण मर जाएगी। बोले वे नहीं करे तो दोस्तों, कभी गाद वाला मछली जो होता है ना, एकदम गाद में जो मछली रहता है कीचड़ उचड़ में, वो मछली को ले लेना, एकदम साफ मिनरल वाटर में रख के देखना, मर जाता है। काहे? क्योंकि उसका सांद्रता और गाद का सांद्रता एक रहता है। जैसे आप पतला पानी में डालते हैं उसकी सांद्रता ज्यादा है और इसकी सांद्रता कम, तो आप सोचेगा मिनरल वाटर में रखे हैं नहीं मरेगा, लेकिन वो मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें वो नहीं मरे तो उसमें थोड़ी गुण की मात्रा मिला दीजिए, थोड़ा गाद मिला दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि उसकी सांद्रता बढ़ जाए कि घट जाए। लगता है आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। ऐसे उन्हें मछली सबको पानी से निकाल देते हैं तो जोर जोर से सांस लेता है। देखना रेहू मछली सबको पानी से बाहर निकाल, हाँ। अरे भाई थोड़ी एनर्जी बचा ले, बाद में काम देगा। अरे दोस्त अभी तो तू जवान है, अभी अगर तेरा लेस एनर्जी है इसका मतलब मामला गड़बड़ है। हंस रहा तोरे को आ रहे हैं कि अरे यंग हो तुम, भूल गए हो क्या? खाली रातें में याद आता है। कहते हैं मछली जल में, इधर आ जाओ, मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है? पंख एवं गलफड़े से। पंख एवं किससे? गलफड़े। अब बताओ, पंख कोई फिन्स कहते हैं, पंख कोई क्या कहते हैं? फिन्स। अब फिन्स कहां कहां होता है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, हर जगह ना। गलफड़े से मछलियां क्या लेती है? सांस लेती है, श्वसन से ऊर्जा मिलता है। गलफड़े से मछलियां क्या लेती है? सांस। और श्वसन से क्या मिलता है? ऊर्जा। कितना सुंदर मछली है। अगला अगला अगला, सजीव। एक बात बताओ, सजीव किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? ठंडा में पाया जाता है कि नहीं? गर्मी में? उष्ण में? ठंडा। रुक्ष मतलब रफ, गर्म, नम, हल्का और ठंडा, हर जगह पाया जाता है। एक लाइन में समझिए, सजीव हर जगह पाया जाता है। कल एक बात हम आपको बताए थे, बताइए तो। घोंघा जो है, कौन ऐसा है जो तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है? घोंघा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट याद रखिएगा। बता, ताजे पानी में कौन सा पौधा पाया जाता है? कमल। अब बच्चा इसको कहेगा सर कमल तो कीचड़ में खिलता है, बोलेंगे। ताजे पानी का मतलब होता है जहां नया नया पानी जमता है, चाहे वो कीचड़ नीचे रहता है, पानी ऊपर रहता है, तो वहां खिलता है कौन पौधा? कमल। ताजे पानी में कौन खिलता है? कमल। इसका मतलब कुछ खास सेंस नहीं है। कीचड़ का मतलब, हम लोग कहते हैं ना कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो कीचड़ नीचे होता है, ऊपर का पानी ताजा होता है। ऊपर का पानी अगर गंदा होगा तो वहां कमल खिलेगा नहीं। अगला अगला अगला, आ जाओ इधर। आज सतमा तत्मा में जो हम चिल्ला रहे हैं उसमें एक भी, जैसे एक आध को इसमें अनइंपॉर्टेंट भी 5-7 को 10 को पॉइंट आ गया है, उसमें एक भी नहीं रहेगा, सब हटा देंगे। पर्याय कूलन। पर्यायकूलन का अर्थ क्या है? प्योर हिंदी दिया हुआ है। परिवेश में बदलाव के अनुसार क्या हो जाना? ढल जाना। ये पर्यावरण अनुकूलन, इसका मतलब होता है, इसको अगर संधि विच्छेद करोगे, पर्यावरण अनुकूलन मतलब होता है पर्यायकूलन, परिवेश में बदलाव के अनुसार ढल जाना। एससीईआरटी में यही शब्द दिया हुआ है।
परिवेश में बदलाव के अनुसार क्या हो जाना, ढल जाना। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, बताओ कब? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझना, हम समझा देते हैं। आ जाओ इधर, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ये दिल्ली है कि शिमला? अरे दिल्ली नीचे है कि ऊपर? शिमला? पक्का वाला बात बोलो, सही है। शिमला ऊपर पहाड़ पर ना, तो पहाड़ पर क्या होता है दोस्त मेरे, नीचे से ऊपर जाओगे तो दाब घटेगा। क्या घटेगा? और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा। यानी यहां अगर पानी 100 डिग्री सी पर खौलता है, 100 डिग्री सी पर खौलता है, तो ऊपर जाने पर 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। अब देखो मामला क्या होगा, जैसे यहां पानी 100 पर भाप बनेगा दिल्ली में, तो शिमला में जब आप पानी खोलाओगे ना तो 60 पर भाप बनने लगेगा, 60 पर खोलेगा। जबकि खाना बनता है 110 पर, 105 110 पर खाना बनता है, क्योंकि 100 पर तो पानी खोलता है। बोले वे नहीं करेंगे। यानी शिमला में पानी 60 पर खोलेगा। कभी मटन बनाए हो? चिकन नहीं, दाल, दाल तो बनाया होगा ना दोस्त। तो दाल में ज्यादा पानी देते हो कि चावल में? ये लड़की तुम दाल नहीं बनाई है तो मुंह में लड्डू है। दाल में ज्यादा कि पानी में? दाल में ज्यादा पानी देते हैं, दाल में ज्यादा पानी देते हैं। तो जब दाल में आप ज्यादा पानी देते हैं तो हमको एक बात बताइए, ज्यादा हम लोग किसको बनाना मुश्किल समझते हैं, दाल को कि भात को? दाल बनाना मुश्किल है, चावल बनाना आसान है, क्योंकि दाल में ज्यादा पानी देना पड़ता है। बोलो हाँ। तो जब आप वहां पर यहां पर दाल बनाओगे ना तो ये 100 डिग्री सी पर खोलेगा, यहां जाओगे 60 पर पानी खोल के वाष्पीकृत हो जाएगा। तो दाल बनने में समय लगेगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो बार बार थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। और पहाड़ पर दोस्त नीचे से पानी जाता है, कभी जाके देखना, वो टैंक में पानी जाता है, वो लोग एक एक बाल्टी भर भर के रखता है। तो वहां पर क्या होता है कि 100 से कम में जो खोलने लगता है तो 60 पर पानी भाप बन जाता है। तो जहां यहां 1 लोटा में दाल बनेगा, वहां 1 बाल्टी में दाल बनेगा। 1 बाल्टी पानी, आधा बाल्टी पानी दोगे तब जाके दाल बनेगा। तो वहां खाना, हम ये नहीं कहते कि नहीं बनता है, लेकिन खाना बनाना क्या है, मुश्किल है। खाना बनाना क्या है, कहां, वहां। अच्छा एक बात बताओ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर किसी चीज का फ्लो होता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब आप वहां जाओगे ना तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है। दाब क्या होता है, घटता है। दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, दाब। तो हम मान लो पहाड़ पर हैं अभी शिमला में, तो हमारे शरीर का दाब 1 एटमॉस्फेरिक है, 1 × 10⁵ पास्कल। लेकिन हम जब शिमला में गए पहाड़ पर, तो बाहर का दाब है कम, बाहर का दाब कम है, तो हाई प्रेशर मेरे अंदर है, बाहर का दाब है कम। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कभी कभी नाक से क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, कम। लेकिन उतना में हम नहीं जाते हैं। सीधा सीधा बात करो कि दिल्ली में अगर 100 पर पानी खोलेगा तो शिमला में 100 से कम पर खोलेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर दाब भी घटता है, क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक घटेगा तो मतलब यहां 100 पर खोलेगा तो वहां 60 पर खोलेगा। तो वाष्पीकरण कहां ज्यादा होगा, दिल्ली में कि शिमला में? हाँ, शिमला में। वेरी गुड। तो वाष्पीकरण हो जाएगा यहां अधिक। हाँ, किसके कारण, दाब के कारण। लिख लो, चला पूछता है। शिमला कहां है, पहाड़ पर ना। आप चला जी समाज के सबसे प्रतिष्ठित जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। इतनी प्रतिष्ठा जो है ना डीएम एसपी को नहीं मिलता है जितना समाज में शिक्षक को मिलता है। ये आपको लगेगा, डीएम एसपी को लोग ये कहता है कि वो जो है क्या है, पैसा का घोटाला कर लिया, तो किसी को जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया, तो ये कर दिया वो कर। गुरु जी के लिए जैसे आप जाइएगा तो और कुछ मिले ना मिले, वो कुर्सी 10 आदमी बैठल रहेगा तो समाज में मिल जाएगा। यही एगो पद है जिसको लोग एकदम अच्छी निगाहों से देखता है। बाकी मजाक तो तुम हर बातें में करता है जीवन के साथ, तो वो अलग मैटर है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद तुम समझो कि बीपीएससी या यूपीएससी ही है।
उससे नीचे वाला कोई भी आदमी समाज में तुमको ये छोटे निगाहों से नहीं देख सकता। थोड़ा तू डीएम के सामने भी ये होगा, और कोई अगर तुम टीचर है और डीएम साहब उस गुरुजी को कुछ कह देंगे तो पूरा समाज ही कहेगा कि शिक्षक को कैसे कह दिया। पूरा समाज ही नहीं कहेगा कि डीएम को कैसे कह दिया। बोलेगा कोई एसपी साहब आके किसी गुरुजी को कुछ कह दे, सच्चे गुरुजी हो तो पूरा समाज किसके फेवर में रहेगा? क्योंकि उनको ये लगता है कि गुरुजी गलती कर ही नहीं सकते, वो तो शिक्षक हैं। ये जरूर एसपी जो है गलत है। तुम देख लो, एक गुरु और एक किसी का भी, या आर्मी मैन और किसी अन्य आदमी का झगड़ा हो जाए, पूरा भारत आर्मी मैन के फेवर में आ जाता है। गुरु और किसी अन्य के साथ झगड़ा हो जाए, पूरा भारत गुरु के फेवर में आ जाता है, क्योंकि यह समाज का सबसे ईमानदार और प्रतिष्ठित ओहदा है। कुछ ही लोग इसको खराब कर दिए हैं थोड़ा सा वो अटपट करने के चक्कर में, नहीं तो बहुत बढ़िया चीज है दोस्त। हमको ये लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया एक शिक्षक बन के। आपको भी अनुभूति होगी और आप बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा सा 2-3 महीना का मामला है, तनी तेजी से चलिए, आप तनी पेशेंस रखिए। आपको समाज में ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा जिसकी कल्पना आपने आज तक शायद नहीं की होगी। गुरुजी शब्द जो है ना वो बहुत बढ़िया शब्द है। आप विश्वास कीजिए, अगर हमको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो अभी हम यही चाहेंगे कि हम मास्टर बने। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम दूसरा चीज बने। और सबसे ज्यादा मजा कब आएगा चला जानते हो? जब तुमको कोई आके ही कहेगा कि गुरुजी हम आप ही से पढ़े हैं, हमारे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है ना? इतना आनंद आएगा कि क्या ही हम बोले। और समाज आपको जो है आपके बातों का वेट करेगा। 5 आदमी बैठा रहेगा ना, कहेगा मास्टर साहब आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, ये समाज का अच्छा व्यक्ति है। और हम बोले ना थोड़ा यूपीएससी बीपीएससी छोड़ के बाकी जितना पोस्ट है पूरे भारत में उपलब्ध, सब तोरा से नीचे है, चाहे वो कोई भी पोस्ट। इसलिए दोस्त मेरे थोड़ा जम के मेहनत करो, एकदम पीछे नहीं हटो। कहते हैं शिमला में पानी जल्दी खोलेगा कि लेट से? जल्दी खोलेगा। ऊपर में दाब कौम की ज्यादा, कौम की ज्यादा, कौम। अब देखो ध्यान से समझना, कहते हैं दोस्त मेरे कि क्या कहते हैं कि हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है कहां? पहाड़ों पर, क्योंकि वहां बाहर का दाब क्या होता है? कम। कहां? पर्वतीय क्षेत्र में। कहेगा क्यों? क्योंकि वहां दाब होता है कम। तो वहां बताओ तो हम तेजी से सांस खींचेंगे कि धीरे धीरे? तेजी से कि धीरे धीरे? हाँ, तो आपको कहेगा बताइए पहाड़ पर हम तेजी से सांस क्यों खींचते हैं? क्योंकि वहां दाब होता है कम। देख रहा बेचारा ऑक्सीजन लगे ले। अगला 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 अगले लाइन पे अगर हम लोग चलें दोस्त मेरे, तो कहता है पानी में रहने वाले। अच्छा बताइए, तो पानी में जितना भी जलकुंभी जानते हैं आप? तो जलकुंभी जो होता है हल्का होता है कि भारी? हल्का होता है, पक्का। दोस्त मेरे कहते हैं पानी में रहने वाले पौधों का तना कैसा होता है? फूला हुआ, हल्का, बोलन दे, लंबा, खोखला, हल्का। अरे कल एग्जाम्पल कौन हो गया? जलकुंभी ना। क्या क्या? लंबा, खोखला और क्या? हल्का होता है। अच्छा बताओ तो मछली का आकार कैसा होता है? नौकाकार। अरे मछली का आकार कैसा? नौका के आकार का ना। मछली का आकार किसके आकार का होता है? नाव के आकार का होता है। मछली का आकार कैसा होता है? नौकाकार होता है। इसको काट दो, 188 नंबर को काट दीजिए, ये आपके यूज का नहीं है। बताओ तो जितना भी जलीय पौधा है सब खोखला होता है कि भारी होता है? जलीय पौधों का तना कैसा होता है? खोखला व हल्का। फिर कहता है दोस्त मेरे, सजीव किस प्रकार के विशेष व्यवहार अपनाते हैं? सजीव किस प्रकार के विशेष व्यवहार को अपनाते हैं? यहां लिखना सर्द, गर्म, सूखा और नम। इस सभी प्रकार के व्यवहार को वो अपना लेते हैं। सजीव में यह गुण होता है कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
आपको यहां से जम्मू कश्मीर चल जाइएगा, वहां भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा, राजस्थान जाइएगा वहां भी। सर्द कतत सजीव किस प्रकार के विशेष व्यवहार अपनाते हैं? सर्द, गर्म, सूखा, नम, सभी प्रकार के विशेष व्यवहार को ये क्या करते हैं? अपना लेते हैं। अगला 190 के बाद चलते हैं दोस्त मेरे हम लोग 191। जलीय पौधों की जड़ें कहां स्थापित होती है? जलीय पौधों की जड़ जलाशय की कहां? तलहट्टी में। तलहट्टी मतलब नीचे के ऊपर, नीचे में। जलाशय की तलहट्टी में। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। बताओ, जीवों और अपने परिवार में, परिवेश में, जीवों और अपने परिवेश में किस प्रकार से उपयुक्त होते हैं? किस प्रकार से? अनुकूलन द्वारा। महाभिवी आए क्वेश्चन पूछता है, जीव अपने परिवेश में किस प्रकार से उपयुक्त होते हैं? उपर्युक्त न, उपयुक्त होते हैं। अनुकूलन से। किस प्रकार से? अनुकूलन से। वो हर वातावरण में अनुकूलित हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने परिवेश में रह पाते हैं। या क्वेश्चन पूछेगा, जीवों का अस्तित्व क्यों बरकरार है? प्रजनन के लिए। जीव अलग अलग एनवायरनमेंट में क्यों रह पाते हैं? अनुकूलन के लिए। किसके लिए? यही सब क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट नहीं मिलेगा जनरल किताबों में, उतरा सीआरटी में ही मिलेगा। दो लाइन पूछता है मात्र। ये दो लाइन तुम याद रखो कि जीव अपने परिवेश में रह पाते, अलग अलग परिवेशों में रह पाते हैं। किसके कारण? उसमें अनुकूलित होने की। जैसे एसी, एसी क्या कहते हैं? वातानुकूलित। एसी को कहते हैं एयर कंडीशन। उसको कहते हैं, उसका हिंदी देखना लिखल रहता है ट्रेन वगैरह पे, क्या लिखल रहता है? वातानुकूलित, मतलब ठंडा में गर्म, गर्म में ठंडा। तो वही जीव जो अपने परिवेश में रह पाते हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि वो वातानुकूलित है। देखिए ना, हम लोग ठंडी में भी रह लेते हैं, हम लोग गर्मी में भी क्या होते हैं? रह लेते हैं। बरसात में भी रह लेते हैं, क्योंकि हम लोग में अनुकूलन का गुण है। कौन गुण है? लेकिन कहेगा जीवों की संख्या बनी रहेगी किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा जीवों की संख्या बनी रहेगी। अगला बता, हमें किन पौधों पर ध्यान रखना चाहिए? पर्वतीय पौधों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्त मेरे जो स्थलीय पौधे होते हैं, मैदानी पौधे होते हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्वतीय पौधों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय पौधों को प्रेशर कम मिलता है, उसको पानी कम मिलता है, इसलिए हम लोग पर्वतीय पौधों का क्या रखना चाहिए? ध्यान। लेकिन इस सब ने पूछेगा, तोरा पूछेगा, बताओ पर्वतीय पौधे, पर्वत पे दाब का मान कम होता है कि ज्यादा? क्या होता है? कम कि ज्यादा? अब बताओ, कहता स्थानीय पौधों की जड़ें क्या कार्य करती है? बताओ। जल में हम आपको बताए थे परासरण की उत्क्रम परासरण। आईबीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन भी है, जल में परासरण की उत्क्रम परासरण। परासरण कहते हैं स्थानीय पौधों की जड़ें क्या कार्य करती है? जल का अवशोषण और पोषक तत्वों का संचार। यहां पोषक तत्व कहां से मिलेगा? रुक न रे। पोषक तत्व कहां से मिलेगा? खनिज जिसको आप कहते हैं। यहां पोषक तत्व का मतलब खनिज से है, बोलबे नहीं करेगा। और खाद्य पदार्थ का मतलब प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद से है, बोलबे नहीं करेगा। पोषक तत्व का मतलब यहां किससे है? किससे है? खनिज से। और खाद्य पदार्थ का मतलब कहां, किससे है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद से। तो बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय पौधे की जड़ें क्या कार्य करती है? जल का अवशोषण और पोषक तत्वों का संचार। पोषक तत्व मतलब किसका? खनिज का। कौन विधि द्वारा? ये बीपीएससी टीआरई का यही क्वेश्चन है, कौन विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। अगला कहते हैं, रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? कैक्टस। बबूल जानते हो? कैक्टस और कौन? बबूल। ये कहां पाया जाता है? रेगिस्तान में। अच्छा बताओ, रेगिस्तान में कैसे पौधे पाए जाते हैं? झाड़ीदार, झाड़ीदार और कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। हाँ, लिखे। अच्छा बताओ, ई क्वेश्चन तो छोड़ो, एगो एनसीईआरटी में लाइन है कि रेगिस्तानी पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती है? पानी को अवशोषित करने के लिए। एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन मिला होगा। एक लाइन लिख लो, रेगिस्तानी पौधों की जड़ें
रेगिस्तानी पौधों की जड़ें लंबी पाई होती है, लंबी होती है। रेगिस्तानी पौधों की जड़ें लंबी होती है पानी के अवशोषण के लिए, पानी के क्या के लिए? अवशोषण के लिए। पानी के क्या के लिए? अवशोषण के लिए। अब बताओ, क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि रेगिस्तानी पौधों की जड़ें लंबी होती है किसके लिए? पानी के। अच्छा बताइए, तो रेगिस्तानी पौधों के बाह्य परत पर क्या होता है जो पानी को वाष्पीकृत होने से रोकता है? ये बताएंगे? हाथ खड़ा करो, बोलिए। कांटा? इतना कॉन्फिडेंस में पत्रकार तू बोल रहा है, बोलिए। आप बोलिए। हाँ, क्यूटीन का बना होता है, क्यूटिकल्स बोलते हैं उसको, जिसके वह पानी को वाष्पीकृत होने से रोकता है। लिख लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर रेगिस्तानी पौधे के बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। लिख दिए, यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्यूटीन भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्यूटिकल्स, यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण पानी का वाष्पीकरण कम होता है, पानी का वाष्पीकरण कम होता है। बताओ, पानी का वाष्पीकरण होता कहां से है? अरे कल बताए थे, रंध्र से। कहां से? पानी का वाष्पीकरण कहां से होता है? रंध्र से। अब बताओ, रेगिस्तानी पौधे में जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा तो पौधा बचेगा, क्योंकि वहां तो पानी की दिक्कत है। तो इसलिए वहां पर स्पेशल क्यूटीन्स या क्यूटिकल्स पाए जाते हैं जो पानी को वाष्पीकृत होने से क्या करता है? रोकता है। तो आपको कहेगा रेगिस्तानी पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती है? पानी की कमी को पूरा। अरे पानी नहीं है भैया तो लंबा होगा तब ना कहीं से व्यवस्था करेगा, बोले वह नहीं करेगा। और हम ये भी बोले थे आपको कि जब एस्टोमेटा यानी रंध्र से वाष्पोत्सर्जन कब होगा? जब उच्च सांद्रता होगा कि जब निम्न सांद्रता होगा? हम बोले थे कभी भी होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। उच्च सांद्रता मतलब ज्यादा की कम, ज्यादा, या निम्न सांद्रता मतलब कम। हम सॉलिड समझ में आ रहा है, क्लियर है? बोलो न रे। जबकि चलत जो हम पढ़ा रहे हैं ये लेवल थोड़ा सा अप है, हम जो आपको भी पढ़ा रहे हैं एकदम एक्सट्रीम है जहां हम जा रहे हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता, उच्च घनत्व, निम्न घनत्व, ये सारी आप सीधा सीधा बोलोगे बल कैसे मात्रक, न्यूटन, विद्युत धारा कैसे मात्रक, एम्पियर, वोल्टेज के विभव, वोल्ट, ये सीधा सीधा है। अभी जो साइंस आप पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा उल्टा है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। कहते जलीय पौधों में फूल और पत्तियां क्यों तैरते रहते हैं? क्यों तैरते हैं? अरे नहीं तैरेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? ऐसे ये भी तो क्लियर हुआ कि फूल भी प्रकाश संश्लेषण करता है। फूल नहीं करता है, फूल के ऊपर जो बाह्य दलपुंज होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। बोलो रे, बहुत निग्लिजिबल मात्रा में फूल करते हैं। तो कहते हैं दोस्त मेरे, जलीय पौधों में फूल और पत्तियां क्यों तैरते रहते हैं? किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महा भी आई। बताओ, एक होता है, ये तो आपको देखिए ये दिया हुआ है, लेकिन आप कहिएगा कि आपके सिलेबस में क्लास 6 में है। अभी है क्या? किसी भी पैमाने से जो आप निम्नतम माप लेते हैं उसे हम अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा दोस्त, आप साइंस का सारा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं कि एक आध दो को छोड़ देंगे चलेगा? तो सारा तो हम जिस टोटल पढ़ना होगा।
बहुत से बहुत 3-4 घंटा एक्स्ट्रा क्लास। तब तो हर बात पे डिसीजन नहीं लेना कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो समस्या ही हो है। तो हर बात पे डिसीजन हम को अपना घर से कंटेंट लाके नहीं पढ़ा रहे हैं, सीआरटी ही पढ़ा रहे हैं। आज ज्यादा नहीं है, 5 से 6 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, सब पढ़ लो, 6 घंटा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हमको कहोगे नहीं नहीं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो 6 घंटा कम कर देंगे, नहीं करना है। आज तू जब वहां जाओगे ना स्कूल में, तो कहोगे लाइए साइंस हम पढ़ा देते हैं, नहीं बोलोगे तो जे तू हमरा कह दो। तो और हिस्ट्री पॉलिटिक कॉम्बिनेशन है कि क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन तोरा अगर मास्टरबा कह देगा है लो साइंस के किताब छठा के जाके पढ़ाओ, सतमा के पढ़ाओ, अठमा के पढ़ाओ, तो तुम किताब लेगा चल देगा पढ़ाने। तोरा तंतु भी बुझाएगा, तोरा पटसन भी बुझाएगा, तोरा जूट भी बुझाएगा, हाँ कि नहीं। अब दोस्त मेरे कहते हैं कि गति कोई भी चीज आप नापते हैं, उसका जो एकदम सूक्ष्मतम मान है उसको हम लोग कहते हैं अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम। सबसे न्यूनतम माप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। अल्पतम मान को कहते हैं अल्पतमांक। सबसे कम नापने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। तुम्हारे क्लास 6 में दिया हुआ है, किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर 0.02 mm न्यूनतम माप नाप सकता है। हमको जब पहली बार नौकरी लगा था, तुम्हारे लिए ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम लोग 11 आदमी थे, 11 आदमी को नौकरी इसी बात पर लगा था कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 होता है। सबको इंटरव्यू रूम में बुलाया गया और सबसे पूछा गया व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। जो बोला ओकरा जॉब दे दिया गया कंपनी के द्वारा, जो नहीं बोला उसको नहीं मिला। तो हम लोग को लगा ना कि फालतू के कंपनी ये क्वेश्चन पे कहीं नौकरी मिला है रे। तो हम लोग का लिस्ट में नाम था, तो गए यहां से पुणे, मुंबई, मुंबई से चल गए, 2 दिन लगा मुंबई, 1 दिन लगा फिर वहां से पुणे, 1 दिन फिर वहां से लगा सांगली। सांगली एक एरिया है महाराष्ट्र में, वहां गए ना, चला सबके हाथ में वर्नियर कैलिपर था। हमको लगा साला ये कंपनी ठीक है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में वर्नियर कैलिपर का क्या काम है, उसका काम है छोटे छोटे मापों की जांच करना, और उस छोटे माप को नापना अल्पतमांक कहलाता है। वह न्यूनतम माप जो कोई भी नाप सकता है, चाहे वो गति का हो कि लंबाई का, उसे अल्पतमांक कहते हैं। और लंबाई का सबसे न्यूनतम माप नापता है वर्नियर कैलिपर। कहते हैं गति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अल्पतम मान। इंग्लिश में कहोगे इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। क्लास 7 से आपका हम और इंटरेस्टिंग बना देंगे, काम कर रहे हैं हम, कल भी रात में भी किए हैं, आज थोड़ा सा और काम बचा हुआ करेंगे। अगला 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 कहता है दोस्त मेरे, सही माप के लिए, अच्छा बताओ, सही माप लेना है, आंख, वस्तु और पैमाने का सही संरेखन कैसा होना चाहिए, समानांतर कि टेढ़ा मेढ़ा। अभी हमको इसकी नाप लेनी है, ये कैमरा है, यहां से हमको नाप लेना था। सब कैमरा के समानांतर आंख रखेंगे, तीनों आंख, नापने वाला वस्तु और जकरा नाप रहे, सब एक दूसरे के समानांतर होगा कि लंबवत होगा। कहते हैं सही माप के लिए आंख, आंख, वस्तु, मान लो अगर स्केल है तो पैमाना का सही संरेखन कैसा होता है, आंख, वस्तु और पैमाना एक सीध में कि अलग अलग सीध में, एक सीध में, और कैसा, समानांतर। कैसा होना चाहिए, समानांतर। आंख, वस्तु और पैमाना एक सीध में होना चाहिए। आंख, वस्तु और पैमाना एक सीध में होना चाहिए। अगला ये दोस्ती पूछता है, ध्यान दे दो, हम तेरा बता देते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा रे दोस्त, ध्यान से समझना। गति अलग अलग प्रकार की होती है, ध्यान से देखो। क्षैतिज गति, कौन गति, क्षैतिज गति हो गया, ये इससे चलेगा। एक और एग्जाम्पल हो गया बॉस, बोलो रे, ट्रक, बोलो हाँ। बीपीएससी ओरिजिनल जो होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ध्यान से देख लो। एक होता है उदग्र गति, उदग्र गति, उदग्र गति का एग्जांपल बता दो। पहाड़ से गिरता हुआ वस्तु,
अरे पहाड़ से गिरता वस्तु उदग्र गति है कि क्षैतिज गति है? समझ लो खाली, अब ध्यान देना। इसके बाद तुमको पूछेगा वृत्तीय गति। कौन गति? इस बार भी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा है और तुम्हारा बीपीएससी मेन में भी क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है? वृत्तीय गति में बताओ तो साइकिल का रिम। अरे साइकिल का रिम कौन गति? वृत्तीय गति। और एग्जांपल में अगर हम दूसरा एग्जांपल में चले, घड़ी की सुई, घड़ी का सुई कौन गति? अरे घड़ी का सुई कौन गति? अब तो आप पकड़ लीजिएगा ना। पहिए की गति कौन गति? वृत्तीय गति। इसके अलावा चौथी गति आपको पूछेगा दौलनी गति। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दौलनी गति का एग्जांपल बताओ कौन है? पेंडुलम है, बोलो। पेंडुलम की गति कौन गति? दौलनी गति। एक पूछेगा पांचवा, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक एग्जांपल है भाला फेंकने पर भाला की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति और मिसाइल की गति। यहां लिख लिया, मीसा लिखे हुए हैं, मिसाइल लिख लीजिएगा। ये 5 प्रकार की गतियां हैं जो आपसे पूछी जाती है। हाँ, इंग्लिश टर्म एकदम यूज करेंगे। झूले की गति बताओ कौन गति? दौलनी गति ना। दौलनी गति में पेंडुलम ले लो, झूला ले लो, हाँ वो टावर झूला नहीं है, उसको तारा माझी झूला या राम झूला जो बोलते हैं, तो कौन गति है? वृत्तीय गति है वो। कौन गति है? नॉर्मल झूला की अगर आप बात करोगे तो नॉर्मल झूला दौलनी गति है। हाँ, गति पूछता बना लीजिएगा ना। बताइए, घड़ी के सुई की गति कौन गति? घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति वृत्तीय गति ना। पहाड़ से गिरता हुआ वस्तु उदग्र गति, जमीन पर बस ट्रक ये सब चलता है कौन गति? क्षैतिज गति। वृत्तीय गति, साइकिल का रिम, घड़ी का सुई कौन गति? वृत्तीय गति। दौलनी गति, पेंडुलम या झूला, प्रक्षेप गति, भाला, छक्का और मिसाइल। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिटाएं, मिटाएं। सिलाई मशीन में सुई की गति दौलनी गति, जो अप डाउन होगा उसे कौन गति? दौलनी गति। सिलाई मशीन के सुई की गति कौन गति? दौलनी गति। मेरा मजाक में नहीं लेना, हम एक बार मजाक में लिए थे, नए पढ़ाए थे, पूछ दिया था। मामला एकदम सिंपल है लेकिन एकदम हिसाब से। अब देखो ये क्वेश्चन हम तरह देते हैं, ध्यान से समझना। लिए हम मिटाएं, इसको मिटाएं। अरे मिटाएं हो। अब एक बात बताइए, बताइएगा, बाबू हमार बस चल रहा है, आप रुक जाए यार, बस क्या हो रहा है? चल रहा है। कौन सी गति होगी? क्वेश्चन तो लिखने दो। समान गति, दूसरा असमान गति, तीसरा, अच्छा पहले दुए को हम बताओ, फिर आगे क्लास 7th में जाएंगे क्वेश्चन और बताएं। समान गति की असमान गति, पक्का? ये क्वेश्चन है असमान गति, समान गति। अच्छा बस चल रहा है एक समान गति से, वो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, बोले वे नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में क्या कहता है। कहता है एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर, मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं, है ना। अब बाबू हम आपके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, आपको हम दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? चलता हुआ दिख रहे हैं। आप ऑब्जर्वर हैं और हम वस्तु हैं। वस्तु अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में गति में है, इसको किससे निर्दिष्ट किया जाता है? उसके द्वारा तय की गई दूरी या उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन से। हम कहां हैं?
हमको आप कैसे निर्दिष्ट कीजिएगा कि हम आपसे कितना दूर हैं, तब ना पता चलेगा हम कहां हैं। अच्छा, अभी आपको कोई कह दे कि बाबू रे, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको कह दे कि हम 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, हमसे आप पूछिएगा कि आप कहां हैं सर, हम कहेंगे हम आपसे 200 किलोमीटर की, हम 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये हमको बताना पड़ेगा कहां से, नहीं बताना पड़ेगा? बोलिए। इसका मतलब दूरी से वस्तु की स्थिति का पता चलता है। आपसे हम कितना दूर हैं, इससे मेरी स्थिति का आप पता नहीं लगा पाइएगा। हम कहेंगे हम 200 किलोमीटर पे हैं, तो आपको पता है कि मेरा मामा का घर 80 किलोमीटर है, अब मेरा अपना घर 200 किलोमीटर है, तो आप कह दीजिएगा अरे ये घर पे है। यानी हमारी दूरी से आप हमारी स्थिति का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये लड़की का ससुराल है 80 किलोमीटर, अब मायका है 30 किलोमीटर, ये कहेगी हम 60 किलोमीटर पार कर गए हैं तुमसे, हम बूझ जाएंगे कि लड़की ससुराल गई है, क्योंकि अगर इसको मायका जाना होता तो 30 किलोमीटर पे रहती। बोले वे नहीं करेंगे। इसका मतलब दूरी से, हम बोले 7 या 8 क्लास ज्यादा है, हम सब लपेट के पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी भी और एससीईआरटी भी। दूरी से किसी वस्तु की स्थिति का पता चलता है या नहीं चलता है? चलता है। अब बस जो चलेगा समान क्या असमान, तो लिखिएगा दूरी से किसी वस्तु की दूरी से किसी वस्तु की स्थिति का पता चलता है। दूरी से किसी वस्तु की स्थिति का पता चलता है। दूरी से किसी वस्तु की स्थिति का पता चलता है। बताओ, बस चल रहा है समान गति के असमान गति, समान के असमान। अब पादप अपनी पत्तियों को और फूलों को बाहर में क्यों छोड़ते हैं? जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए। हमारी संख्या बनी रहेगी प्रजनन से क्या अनुकूलन से? प्रजनन से। और हम किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं अनुकूलन से। किससे? 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 अनुकूलन से हम किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ऊपर जाने पर दाब कम की ज्यादा? कम। और श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन एक प्रकार का दहन है। श्वसन एक प्रकार का क्या है? 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 दहन है। दहन में भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना श्वसन कहलाता है। तो बताओ, ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? ऑक्सीकरण की अवकरण? ऑक्सीकरण की अवकरण। आज जो हमको अगर किसी वस्तु को नापना है तो आंख, वस्तु और पैमाना सभी समानांतर होगा कि असमानांतर? पक्का। बस चल रहा है समान गति की असमान गति? समान की असमान? समान की असमान। आज बताओ, पेंडुलम की गति दौलनी गति? पेंडुलम की गति दौलनी गति। झूले की गति दौलनी गति। अब प्रक्षेप्य गति होता है भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। बता, जलीय जीव कैसे होते हैं? खोखले और हल्के। खोखले और हल्के। अच्छा, हमको ये बताइए, जितने भी मरुस्थलीय पादप है उनकी जड़ें लंबी की छोटी? लंबी क्यों होती है? पानी की खोज के लिए। पानी की खोज के लिए। अब बताओ, मछली का आकार किसके आकार का? नाव के आकार का होता है। भ्रूण की वृद्धि कहां होती है? अंडाशय में कि वर्तिकाग्र में कि वर्तिका में? अंडाशय में ना, कल लिखाए थे। भ्रूण की वृद्धि कहां होती है? अंडाशय। भ्रूण की वृद्धि, भ्रूण की वृद्धि। अब बताओ, हीमोग्लोबिन किसके लिए जरूरी है? श्वसन के लिए। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसके लिए जरूरी है? श्वसन के लिए। किसके लिए? अब श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये भी बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। श्वसन से
ऊर्जा उत्पन्न होता है। कुत्ते का पिल्ला कितने दिन में वयस्क होता है? 12 महीने में। कुत्ते के पिल्ले की उम्र कितनी? 10 से 12 साल। सही है। तो बताओ, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और उसका रंग कैसा होता है? पीला। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। उसका रंग कैसा होता है? सफेद। हड्डी को सहारा कौन देगा? लिगामेंट की टेंडन। हड्डी को सहारा देगा मांसपेशी। इसका मतलब टेंडन की लिगामेंट। टेंडन। बोलो ना रे, सही कि गलत? गर्दन के पास कौन ज्वाइंट? पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ना। कंधा के पास बॉल एंड सॉकेट। कंधा के पास बॉल एंड सॉकेट। बताओ कौन कौन अचल है? मस्तिष्क और ऊपरी जबड़ा के निचला? ऊपरा जबड़ा। इनामिल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। याद है? बोलवे नहीं करता है। बताओ, ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ठोस सीधे गैस में बदलेगा? ऊर्ध्वपातन। ठोस सीधे गैस में बदलेगा? ऊर्ध्वपातन। अच्छा बताओ तो दोस्त मेरे, मूली में मुसला जड़ की झकड़ा। मुसला। धान में झकड़ा। झकड़ा को ही हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। झकड़ा जड़ समानांतर होता है। मुसला जड़ जालकीय विन्यास होता है। याद है कि नहीं? तो बताओ तो कहां पर भोजन संग्रह होता है? मुसला में कि झकड़ा में? मुसला की झकड़ा। मुसला की झकड़ा। मुसला में भोजन संग्रह होता है। अच्छा बताओ, पटसन तना से प्राप्त होता है कि कहां से? तना से। अच्छा बताओ तो कपास कैसी मिट्टी में? काली मिट्टी में। कपास कैसी मिट्टी में? काली मिट्टी में। अब पटसन जलोढ़ मिट्टी में। पटसन कौन मिट्टी में? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आता ही होगा। हाँ हाँ, इस पे दोस्त तू हमरा से डिस्कशन नहीं कर पाएगा, बहुत लंबा डिस्कशन है। बैठ। दूरी विस्थापन जब पढ़ाएंगे ना तो तुम्हारी डाउट एकदम क्लियर कर देंगे, तोरे उठा के पूछ लेंगे। ठीक ना? ये तो इतना लंबा डिस्कशन है कि थोड़ा सा हम 40-45 मिनट अगर पर लपेट सकते हैं, लेकिन तोरा ये सब नहीं करना है। हम जब जाएंगे ना दोस्त तो तोरा ये बात बताएंगे कि हम कहां से हैं, कैसे। हम कहेंगे हम अमीर हैं। अरे दोस्त, तोरा से अमीर हो सकते हैं। हमरा वो अंबानी के बच्चों के सामने खड़ा कर दो, सलाम भिखमंगा से भी गए गुजरे निकलेंगे। ये जो दूरी और विस्थापन का मामला है ना, इसको समझने की जरूरत है। तब एकाएक आप इस पर स्टेटमेंट रिलीज नहीं कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्त मेरे, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। ठीक है? और क्लास 7th का जो आपका नोट्स होगा, क्लास 7th का जो नोट्स होगा वो इससे 30% और बढ़िया होगा। ठीक ना? हम कर रहे हैं उस पर काम, क्योंकि जब दोस्त तू हमरा पे विश्वास कर लिया है तो उस विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। न तो पता चला कहेगा ओ एसके जा पढ़े लेकिन क्वेश्चन बना नहीं, मामला हो जातो गड़बड़। और आज से साइंस मैथ स्टार्ट हो रहा है। देखो, मैथ को भी चला हम 3 भाग में बांटे हैं, बता देते हैं तुम लोग को। मैथ का पीडीएफ जो हमने तैयार करवाया है आदरणीय रोशन सर के साथ, वो क्या है एक बार ध्यान से समझ लो। मैथ का ये अगर पीडीएफ आपको मिलेगा ऐसा, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का पीडीएफ आपको किसी एक चैप्टर का मिला, किसी एक चैप्टर का, इसको हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन मान लो चैप्टर है ना? ध्यान से देखना, ये जो पहला क्वेश्चन आपका होगा वो 1 to 5 का होगा, ध्यान से समझिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपका एनसीईआरटी लेवल इसका रहेगा 1 to 5। ठीक है? इसमें अब 1 to 5 में अगर 3 क्वेश्चन होगा तो 3 होगा, और अगर इसमें मान लो 8 क्वेश्चन होगा तो 8 होगा। फिर अगला चल जाएगा एससीईआरटी में, मटेरियल ऐसे ही आएगा। इसमें भी लेवल जो एससीईआरटी का यहां रखेंगे वो रखेंगे 1 to 5 के इस लेवल में। इससे मान लो 10 क्वेश्चन आया तो 10 8 18 3 21। इसके बाद टीचर अलग अलग टीजीटी का, चाहे वो यूपी का हो या अलग अलग टीजीटी पीजीटी का, क्वेश्चन यहां 20 को सेलेक्ट करके देंगे, जिसका लेवल रहेगा
इजी टू मॉडरेट। इसके बाद फिर टीचर यहां आएंगे और यहां आने के बाद 6 to 8 एंड 9 10th का क्वेश्चन मिलेगा। जाएगो रहेगा, मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10। इसके बाद एनसीईआरटी फिर मिलेगा आपको, लेकिन ये जो एनसीईआरटी होगा ये आपका होगा लेवल, इसका होगा 6 to 8 एंड 9 10th का। अब फिर यहां मिलेगा आपको एससीईआरटी। एससीईआरटी यहां भी आपका जो लेवल मिलेगा वो 6 to 8 9 10th का मिलेगा। 10 क्वेश्चन यहां मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा, 10 क्वेश्चन यहां मिलेगा। इसके बाद एक मॉडरेट टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो 6 to 8 एंड 9 10th के लिए होगा वो मिलेगा। आप कहेगा इससे क्या होगा गुरुजी, इससे फायदा क्या होगा? देखो, हम जो क्लास करवा रहे हैं वो यहां तक ये चलेगा मंडे टू फ्राइडे। रात में इसका हम प्लान बना के, सारा फॉर्मेट बना के गुरुजी हम लोग सब लोग डिस्कस किए हैं। ये चलेगा मंडे टू फ्राइडे। और ये वाली जो क्लास है जो मॉडरेट टू एडवांस है ये चलेगा सैटरडे एंड संडे। इसमें इस क्लास में 1 to 5 वालों को नहीं आना है। जबरदस्ती तो हम कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, जो 1 to 5 के लिए जरूरी है वही पढ़ाएंगे। यहां भी जो क्वेश्चन देंगे वो एनसीईआरटी एससीईआरटी का 1 to 5 के लेवल का ही होगा। और यहां जो देंगे वो यहां 1 to 5 को यहीं तक पढ़ा के खत्म, और 6 to 8 9 10 को यहां से लेके यहां तक खत्म। यानी आपको ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है, इसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर में मिलेगा। और वो आपका टीजीटी पीजीटी का जो आया हुआ है ना, यूथ का क्वेश्चन बैंक, है ना, वहीं से सेलेक्ट करके यहां आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक दिन अगर छोटा चैप्टर है तो सिर्फ शनिवार को 2 घंटा चलेगा, बड़ा चैप्टर है तो शनिवार रविवार दोनों दिन चलेगा। 6 to 8 9 10th के लिए ये क्लास होगा, और 1 to 5 को यहीं से ब्रेक ले लेना है, क्योंकि वो टाइम आप बचाइएगा तो आप दूसरे सब्जेक्ट को दीजिएगा। जिसको जितना पढ़ना है उसको उतने पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, सबको मिला के ही बैच दिया जाता है। अब पता चला उसमें 6 to 8 तो बैठल है, 9 10 तो बैठल है, और जो पढ़ना है 1 to 5 को वो तो पढ़ना ही है। जबरदस्ती का बर्डन भी बेचारा ले रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है पूछेगा कि नहीं पूछेगा। लेकिन टीचर को ये लगता है कि हमको 1 घंटा में काम चल जाएगा, तो हमने इसका दूसरा तरकीब निकाला है, और ये तरकीब आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। हम दोनों को अलग अलग करेंगे। सैटरडे संडे 1 to 5 वाला नहीं आएगा, और ना ही उसको ये पीडीएफ फॉलो करना है। उसको इससे इधर का ही पीडीएफ फॉलो करना है, इससे इधर के पीडीएफ को फॉलो नहीं करना है। और उम्मीद करेंगे कि इस ढर्रे पे आपका, इसीलिए हम बैच भी 2 अलग अलग तरीके से दिए हैं। एक 1 to 5 का अलग बैच है, और एक 6 to 8 या 9 10th, और दोनों मिला के ये एक बैच है। तो यानी शनिवार रविवार को इसमें क्लास लगेगा ही नहीं ऑनलाइन में, और ना ऑफलाइन में ही बच्चा को आना है। सिर्फ ये बच्चा आएगा जो ये वाला पढ़ के चला जाएगा। इससे होगा क्या दोस्त मेरे, आपका टाइम भी बचेगा, और जितना पढ़ना चाहिए उतने आप पढ़िएगा ये भी, और इसको जिस लेवल तक पढ़ना चाहिए उस लेवल तक ये भी पढ़ लेगा। ये जुगाड़ हम बना के दिए हैं, और इसी ढर्रे पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये क्लास आपका आज से 4 बजे से स्टार्ट है, शाम से। उस सेंटर पे चलेगा, वहां चलेगा कि यहां? वहां चलेगा ना, वहां चलेगा। पूछ के अभी कुणाल सर बता देंगे आप, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।